नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संस्कृत पे जो है लगातार व्याकरण के और साहित्य के वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहे हैं और उसके बाद जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सिलेबस है उसमें भी हम जो है समय समय पर वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका और व्यक्तित्व के मापन विधियां आदि पे हम बात कर चुके हैं। आज हम उसी के दूसरे स्वरूप बुद्धि पे बात करने वाले हैं। इंटेलिजेंस जो शब्द है उस पे हम बात करेंगे और बुद्धि के जो कारक और बुद्धि के जो सिद्धांत है इस पे हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं कि बुद्धि पे सबसे पहले किसने अध्ययन किया और बुद्धि को किस तरीके से मापा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में। सन 1885 में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखें, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मनोविज्ञान की अध्ययन की दृष्टि से। 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया नामक विश्वविद्यालय में, जो कि अमेरिका में स्थित है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट यानी मानसिक परीक्षण और मापन नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया। अर्थात उन्होंने इस प्रकार की एक पुस्तक लिखी। 1890 में ही केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। यानी कि 1890 में केटल ने मानसिक परीक्षण का सबसे पहले प्रयोग किया था और बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार हुआ और जिसका नाम रखा गया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। यानी कि 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया गया था और ये किसने किया था? साइमन ने किया था, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। 1908 में सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। 1908 में सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 1912 में सबसे पहले स्टर्न व कुलहमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। यानी कि बुद्धि लब्धि जो हम निकालते हैं, आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में। लेकिन ये सबसे पहले जो सूत्र दिया गया था वो स्टर्न और कुहलमान के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये सूत्र ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद अल्फ्रेड बिने ने एक नया सूत्र दे दिया था और टर्मन ने भी। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया, जो IQ बराबर मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100, इस प्रकार का एक सूत्र दिया गया। हम बुद्धि की परिभाषा पे बात करें तो सबसे पहले बंकिंगम की परिभाषा आती है। बंकिंगम ने बुद्धि के बारे में कहा, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन ने अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता को बुद्धि कहा है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है, ऐसा किसने कहा? टर्मन ने। रोस ने कहा, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों से जो चेतन होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वही जो उसके अनुकूल जो मानसिक अनुकूलन जो बनता है उसे हम बुद्धि कहते हैं। मन। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मानसिक आयु की नमनीयता को बुद्धि कहा जाता है, ऐसा किसने कहा? मन ने। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है अथवा एक योग्यता है
बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है, यानी कि बुद्धि हमेशा परिवर्तित होती रहती है और ये हमेशा विकासशील रहती है, अर्थात कुछ न कुछ सीखती रहती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि कई बार अपने पूर्वजों से भी बुद्धि लेकर के बालक जन्म लेता है और जो वर्तमान वातावरण होता है उसका भी बालक पे प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है और वातावरण का प्रभाव केवल 10% पड़ता है, जिसको हम आगे 10 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। लिंग भेद व जाति विशेष पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि स्त्री और पुरुष में अलग अलग बुद्धि होगी। मनोविज्ञान इस बात पर कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता है, यानी लिंग और जाति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का एक समूह है। एक इकाई नहीं होकर बहुत सारी इकाइयों का एक समूह होता है बुद्धि। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, ये सब जितनी भी जो योग्यताएं हैं यही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि 16 से 18 वर्ष तक की आयु तक बुद्धि की लंबवत वृद्धि होती है, और जबकि क्षैतिजीय जो बुद्धि है वो जीवन पर्यंत चलती है। यानी हमें ये ध्यान रखना है, लंबवत वृद्धि जो बुद्धि की होती है वो 16 से 18 वर्ष तक की आयु तक चलती है, और जो क्षैतिजीय जो बुद्धि होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, अर्थात व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है जीवन भर। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मूर्त बुद्धि, इसे हम गामक या यांत्रिक या मशीनरीकृत बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध विचारों के प्रतीक और पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जो अमूर्त बुद्धि होती है वो पुस्तकों के ज्ञान से या फिर उसमें अचानक सोचने समझने की जो तर्क करने की जो क्षमता होती है उसे अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। और तीसरी जो बुद्धि होती है वो है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है, अर्थात वो समाज में ढलना, समाज में बातें करना, सामाजिक तरीके के लोगों से मिलते समय जो बातें उसके दिमाग और मन में और विचारों में आती है उसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो दोस्तों ये बुद्धि पे चर्चा थी, जिसके बारे में बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की विशेषताएं हमने देखी। अगले वीडियो में हम बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, किस विचारक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, हम उन पे जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।